जैसे इजराइल ने हमास को गाजा में दफना दिया है। जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाया है। जैसे इजराइल ने हूथी लड़ाकों का सफाया कर डाला है। जैसे इजराइल ने सीरिया में चुन चुन कर दुश्मनों को खल्लास किया है। जैसे इजराइल ने कतर को बमबारी कर दहलाया है। उससे भी भयानक तरीके से तुर्की से बदला लेने जा रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल को सिर्फ एक बहाना चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन को बेरहमी से कुचल डालता है। इजराइल को सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। इजराइल को युद्ध के लिए तुर्की ने भड़का दिया है। इजराइल को एर्दोआन ने ललकारा है तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब। क्योंकि तुर्की के मामले में नेतन्याहू ट्रंप की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब सिर्फ स्वयंभू खलीफा एर्दोआन ही इजराइल का सिरदर्द बचे हैं। तुर्की ने इजराइल को सोमालीलैंड पर घेरने की कोशिश की है। एर्दोआन ने सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद से मुलाकात के बाद इजराइल के नाम खूनी पैगाम भेजा है। Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. एर्दोआन ने इजराइल के 6 दुश्मनों से हमदर्दी जताई है। एर्दोआन ने सोमालिया और सोमालीलैंड के बीच इजराइल की एंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए खतरनाक करार दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति का दिमाग तब से गर्म है जब से इजराइल ने सोमालीलैंड को नए देश की मान्यता दी है। एर्दोआन के भड़काने के बाद सोमालिया के राष्ट्रपति ने भी नेतन्याहू को धमकाना शुरू कर दिया है। Prime Minister Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state. This aggression and the blatant meddling constitute a clear violation of the international law, the Charter of the United Nations, the Constitutive Act of the African Union, and all established diplomatic norms. अफ्रीका महाद्वीप में नए देश के नक्शे से युद्ध का माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ सोमालिया और तुर्की हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और सोमालीलैंड हैं। तुर्की अफ्रीका में इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रहा है क्योंकि नेतन्याहू से मीटिंग के वक्त ट्रंप ने तुर्की की जमकर तारीफ की है। ट्रंप से जब गाजा में तुर्की की सेना की तैनाती के सवाल पूछे गए तो उन्होंने नेतन्याहू के सामने एर्दोआन को अपना जिगरी दोस्त बता डाला है। I have a great relationship with President Erdogan, and we'll be talking about it. And if it's good, I think that's good. And a lot will be having to do with Bibi. We're going to be talking about that. But Turkey's been great, and he's been, excellent as far as I'm concerned. I don't know about you. To me, he's been very good. ट्रंप से वाहवाही मिलने के बाद एर्दोआन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने तुर्की को F-35 जंगी जेट देने का मन बना लिया है। इससे भी तुर्की के हौसले बुलंद हो गए हैं। लेकिन इजराइल सोमालीलैंड पर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसकी वाजिब वजह भी है। इजराइल ने सोमालीलैंड को एक नए देश के रूप में मान्यता इसलिए दी है जिससे उसे लाल सागर और अदन की खाड़ी में मजबूती मिले। ये वही इलाका है जहां से यमन के हूथी लड़ाकों को इजराइल आसानी से दहला सकता है। लाल सागर में इजराइल ने पैठ जमा ली
तो उसे सोमालीलैंड के जरिए अपने बेरबेरा पोर्ट तक डायरेक्ट पहुंच मिल सकती है। ऐसे में लाल सागर में हूथी और ईरान से युद्ध में इजराइल का पलड़ा भारी पड़ने लगेगा, क्योंकि सोमालिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर सोमालीलैंड का कंट्रोल है, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती और पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया से लगती है। यमन के सामने लाल सागर के तट पर बसा ये इलाका इजराइल के लिए खास अहमियत रखता है। हालांकि सोमालीलैंड के साथ सिर्फ इजराइल और ताइवान के आधिकारिक रिश्ते हैं। मतलब ये कि अगर तुर्की ने सोमालीलैंड पर ज्यादा तल्ख तेवर अपनाया तो उसे नेतन्याहू का क्रोध झेलना पड़ सकता है, जिसके आसार जल्द बन सकते हैं। वजह है अफ्रीका महाद्वीप में तुर्की का आर्थिक साम्राज्य। तुर्की लंबे अरसे से चाहता है कि वो लाल सागर पर नजर रखने के लिए सोमालिया में सैन्य अड्डे बनाए, लेकिन इजराइल और सोमालीलैंड डील के बाद अब तुर्की का ये प्लान फेल हो सकता है। जबकि तुर्की ने पिछले 13 साल में सोमालिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया है। अब इजराइल की एंट्री से तुर्की के अफ्रीका प्रोजेक्ट का भट्टा बैठना फाइनल माना जा रहा है। इसके साथ ही तुर्की और इजराइल की पुरानी दुश्मनी युद्ध की बड़ी वजह बन सकती है। इजराइल ने जब कतर पर हमला किया तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने नेतन्याहू को बुरा भला कहा तो वो तुर्की ही था। तुर्की ने इजराइल के साथ सभी आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए थे। तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया था। तुर्की ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। तुर्की ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था। तब तुर्की ने इजरायली सेना को होने वाली हथियार सप्लाई में भी बड़ी रुकावट बनने का फैसला किया। एर्दोआन ने गाजा पर गिरने वाले बम और बारूद को तुर्की के इलाके में लाने से मना कर दिया था। İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum, bulunmamaktadır. क्या तुर्की और इजराइल की टक्कर अचानक हुई? इसे बहुत गौर से समझिएगा। 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जब इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की तो तुर्की के लिए हालात सामान्य रहे। एर्दोआन कभी फिक्र में नजर नहीं आए। इसके बाद जैसे जैसे गाजा पर बमबारी वाला ग्राफ ऊपर बढ़ता गया, एर्दोआन और तुर्की के लिए दिक्कत बढ़ने लगी, क्योंकि उनकी एक भी वार्निंग नाकाम साबित हुई। इसके बाद एर्दोआन पैनिक में नजर आने लगे, क्योंकि गाजा में हजारों लाशें देखने के बाद भी तुर्की इजराइल पर कुछ भी करने में फेल साबित होता रहा। ये बात साफ है कि गाजा में बमबारी को लेकर ही तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़े और अब तुर्की इजराइल की उस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जिसमें अभी ईरान और यमन है। लेकिन गाजा में बमबारी के साथ साथ सीरिया में इजराइल के बढ़ते दखल ने एर्दोआन को एहसास दिला दिया है कि ईरान पर अटैक के बाद उनका नंबर हो सकता है। इसलिए अब उन्होंने गाजा को लेकर इजराइल को नया फ्रंट दिखा दिया है। İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. एर्दोआन गाजा की ये तस्वीरें पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। रोजाना सैकड़ों लोगों और खासकर बच्चों की मौत को देख रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार एर्दोआन को ऐसा क्यों लगने लगा कि अब पानी नाक के ऊपर निकल गया है। 2023 में ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन एर्दोआन कोई एक्शन लेने के बारे में खामोश रहे। इसके बाद 2024 भी गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब 2026 आ गया है तो एर्दोआन को एहसास हुआ कि पानी तो नाक के ऊपर से गुजर गया है और अब तुर्की की अपनी बिसात खतरे में है। अब गाजा, यमन, सीरिया और ईरान के बाद इजराइल से अफ्रीका में युद्ध का खतरा आ गया है। वैसे कई बार तुर्की और इजराइल में टक्कर की नौबत आ चुकी है। गाजा पर बमबारी को लेकर ही 2024 के नवंबर में तुर्की ने एक तरह से पहली वार्निंग दी थी।
जब इजराइल के राष्ट्रपति के विमान को तुर्की ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। इसकी वजह से उनकी जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई थी। फिर मई 2025 में भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकू दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि तुर्की ने उन्हें ओवरफ्लाइट की इजाजत नहीं दी। फिर तुर्की ने इजराइल को डराने के लिए एक बड़ा धमाका जुलाई 2025 में किया था और बता दिया था कि ऐसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसे कंपा देने वाला ब्लास्ट अब एर्दोआन का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे थे। इस बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से ये आसमान से गिरता है। और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर यह धमाका करता है।